हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि जो हम डिस्कस करते हैं हालांकि ये तो लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस है, ऑफलाइन में कोई बच्चा है नहीं इसमें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे डिस्कस करने का ये है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो ऑफलाइन में भी हैं ऑनलाइन में भी हैं, जो ऑफलाइन आते हैं इस समय नहीं है उनके लिए भी मैं जो कि मैटर या जो इन्फॉर्मेशन है उनके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डिस्कस करने का, सीएस सेंटर दिल्ली का जो सबसे यूनिक फीचर्स है यही है कि हम करंट अफेयर को स्टैटिक्स के साथ कैसे अपडेशन में लेकर के काम करें, जिससे हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े कि हमें करंट अफेयर्स अलग से प्रिपरेशन करना है और जो है कि स्टैटिक्स को अलग से करना है। तो देखिए मैंने हमेशा से यही हमारी कोशिश रही है सीएस सेंटर दिल्ली के साथ कि हम ऐसे कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करवाएं कि आपको वन इन ऑल, ठीक है, जो कि एक ही में सब कुछ आपको मिल जाए। सपोज करिए कि जैसे आप क्या करते हैं कि जब कोई एग्जाम्स आता है या फिर मंथली कोई करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं लेकर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिकेशन का, जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करा जाए तो क्रॉनिकल पीडी प्रतियोगिता दर्पण होती थी। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी मैगजीन्स प्रिंट करके दे रहे हैं। अब वो इतने मैटर से दे देते हैं ना कि हम पूरे महीने अगर वो मैगजीन ही पढ़ें तो हमारा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों और को लोग खरीदते भी हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं नए, ये जो कि जा करके वो मैगजीन्स को खरीदते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट करते हैं। इसके बाद उनको एनालिसिस होता है कि नहीं, हम ये जो पढ़ रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जो ये मैटर बना रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जिस सोर्स से उस सोर्स को ही पढ़ ले हम। जैसे जो कोई भी मैगजीन्स जो भी हो कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो उनका सोर्स होता है, ठीक है, जो सोर्स होता है जनरली न्यूज पेपर होता है, ठीक है, न्यूज पेपर होता है। तो अगर हम न्यूज पेपर ही पढ़ लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है। तीसरी पीआरएस होता है, ठीक है। ये 4-5 वेबसाइट और सोर्स होते हैं जिसके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बनाते हैं और मैगजीन्स बनाते हैं। अगर हम डेली न्यूज़पेपर, जनरली 2 न्यूज़पेपर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, द हिंदू हिंदू होता है और उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस होता है, ये मेजर होता है। मैं सीएस सेंटर दिल्ली पे जो भी डिस्कस करता हूँ ये यहीं से सोर्स लेता हूँ, पीआईबी और पीआरएस, 3 सोर्स। मेजर सोर्स होता है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होते हैं ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव इनके जो कि एनालिसिस होती है और इनका एक दिन में नहीं इन्फॉर्मेशन आती है, डेली आते रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा रिवीजन भी होता है और हमारे पास कंटेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जो से मान लीजिए कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एक तो आपका पार्ट होता है स्टैटिक्स, ठीक है। लेकिन स्टैटिक्स की अगर बात करें तो ये आप एकेडमी में भी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं तो पढ़ते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होते हैं, एकेडमी में होते हैं, तो न्यूज पेपर को या फिर जो न्यूज एनालिसिस होती है उसको आप कम प्रेफरेंस देते हैं। बट जो स्टूडेंट्स एकेडमी में न्यूज को न्यूज़पेपर को जो प्रेफरेंस देता है उसका एकेडमी में भी मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि वो एक तरह के एडवांसमेंट करके मैटर देता है, तो प्रोफेसर अच्छे मार्क्स उसको अपडेट करके देता है। तो जो नहीं करते हैं एक जनरली मार्क्स लाते हैं, 50 60 70 मार्क्स लाते हैं। जो अपडेट करते हैं वो मोर देन 80 90% लाते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते थे उसमें आपका अगर समझिए 50% 50% अगर स्टैटिस्टिक्स का रोल है तो आपका करंट अफेयर्स का भी 50% रोल है। और इन दोनों को मिला करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 70% आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जो 30% बचता है वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं। सी एस सेंटर दिल्ली जो भी एनालिसिस करती है वो आपका करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स के साथ ही डिस्कस करती है। जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आज की टॉपिक है, जो टुडे जो टॉपिक है आज की, अगर मैं बात करूँ तो हम न्यूज को कैसे आप अपडेट करते हैं। जैसे न्यूज है, न्यूज में क्या है, जैसे मान लिए अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इलेक्शन हुआ है। और इसमें जनरली आप राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रूल किया। और उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कि अपनाव किया। मणिपुर में भी हुआ है, वो एलाइड वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है।
तो हमारे लिए मेजर क्या है कि ये इस असेंबली का इलेक्शन हुआ है, बस हमें इतना ही पढ़ना चाहिए कि नहीं वहाँ का सीएम कौन बना है, कितनी सीट्स है, फिर उसके बाद जो है कि किसको कौन सा मिनिस्टर की पोस्ट मिली। बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, ये सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जितने होते हैं उनके लिस्ट ला करके दे देते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि क्या आज तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा सवाल पूछा है क्या कि होम मंत्री कौन है, गृह मंत्रालय किसके पास है, रक्षा मंत्री कौन है, ऐसा सवाल तो पूछा नहीं जाता। बट हाँ, प्रोसेस किस हिसाब से बना जाता है, मिनिस्टर कैसे बना जाता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर एनालिसिस करते हैं तो ये एक अलग तरीके की हमारी प्रिपरेशन होती है। सपोज करिए कि अभी जो 3 4 5 और टोटल 5 स्टेट्स में जो है कि इलेक्शन हुए हैं, और इसमें अगर देखेंगे हम दो तरह से देखते हैं। जैसे मान लिए हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे कितनी सीट्स थी या फिर कितने बीजेपी की मिली कितनी कांग्रेस को मिली, नहीं, हम तो ये न्यूज में देख लिए। न्यूज में हमने देखा ऐसा कि 5 स्टेट्स में जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, और उसमें से राजस्थान है एक, फिर उसके बाद एमपी है, छत्तीसगढ़, एक सीरीज ये बना लिए। दूसरा सीरीज में हम ले लेंगे तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ले लिए, और तीसरा में मणिपुर, ठीक है, मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ जाता है, तेलंगाना आपका साउथ इंडिया में, और राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ आपका जो कि हिंदी बेल्ट रीजन में पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी बीमारू राज्य के ही पार्ट है। मैं पता होना चाहिए बीमारू राज्य क्या है, ठीक है, वर्ड आ गया तो बीमारू, बी से बिहार, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन जब एमपी से निकल करके आया छत्तीसगढ़, और राजस्थान से निकल सॉरी बिहार से निकल करके आया आपका झारखंड आया, ठीक है, उत्तर प्रदेश से निकल करके आपका उत्तराखंड बना 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। तो ये जो बीमारू वर्ड दिया गया ना, ये 2000 से पहले, सन 2000 से पहले वर्ड दिया गया था। अगर आपसे सवाल पूछे कि बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, तब ऐसा नहीं कि बस बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 नहीं है, 3 और ऐड हो जाते हैं। 3 ऐड कौन होते हैं, जब 2000 के बाद बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये बन गया 4 दूनी 7, 7 8 स्टेट्स होते हैं जो हम बीमारू राज्य में करते हैं कि इनको इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी और सोशल वेलफेयर या फिर जो एजुकेशन क्राइटेरिया है काफ़ी पीछे है। दैट्स वाई वी कॉल्ड जो कि बीमारू राज्य। तो ये राज्यों में जो कि स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस, और यहाँ पे मणिपुर में अदर एलाइड जो कि गवर्नमेंट बनी। तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए, हम स्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिक्स को क्या है, स्टैटिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन इलेक्शन हम स्पेशली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के फोकस्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो जब इलेक्शन होता है, पहली बात तो कंडक्ट कौन करवाता है, कंडक्ट किसको कौन करवाता है, तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कंडक्ट करवाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंटमेंट इनकी जो है कि प्रेसिडेंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरली देखिए कुछ सेक्शन का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है कि इलेक्शन करवाता है। दूसरा आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करवाता है। तीसरा लोकसभा एंड राज्यसभा करवाता है। चौथा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ये सभी चीज़ तो आपके दिमाग में क्या आएगा। फिर अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनका कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो इनका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि कंडक्ट करवाता है। आई होप कि ऑल ऑफ यू क्लियर, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं इलेक्शन को लेकर के असेंबली, जो अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उनको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक अभी कहीं मैं लेक्चर वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें किसी ने पूछा, कोई एमएलए था, तो उनसे पूछा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो नहीं बता पाए। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होते हैं जिसको आप विधायक बोलते हैं, ठीक है, विधायक, ठीक है।
और इनका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो कि एमएलए होते हैं। ये एक होते हैं एमएलसी होते हैं, जिसको सी का मतलब होता है काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं। और जो एमएलसी काउंसिल होती है, मेंबर ऑफ या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये पूरे भारत में नहीं है, जो 28 स्टेट्स है सब में नहीं है, केवल 6 में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को लेकर के होते हैं। हालांकि पहले किया जाता था। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी था, बट जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा, अब जो कि यूनियन टेरेटरी बन गया है। असेंबली का इलेक्शन हुआ तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। दूसरी चीज, अब इसमें देखिए जो सबसे लार्जेस्ट वोटिंग पाता है, ठीक है, इस चीज को लेकर के करते हैं, वोटिंग पाते हैं उनको जो है कि जीत दी जाती। अब कैसे, अब इसको मैं कैसे एनालिसिस करने जा रहा हूँ, सपोज करिए कि किसी भी स्टेट, मान लीजिए राजस्थान में इलेक्शन हुआ और उसमें टोटल वोटिंग जो वोटर थे उसका 60% वोट पड़ा। कहने का मतलब है कि अगर 100 व्यक्ति थे, ठीक है, पीपल थे, तो इसमें से 60 लोगों ने वोटिंग किया। तो 60 लोगों ने जो वोटिंग किया, अब क्या है कि इसमें कुछ लोगों ने जो कि कितना किया, मान लीजिए 30%, 30 लोग जो है कि किसको दिया, बीजेपी को दे दिया, बीजेपी को दिया। और फिर उसके बाद 20 मान लीजिए 20 लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया और 10% अदर को दे दिया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, 30% टोटल वोटिंग का मिला, तो हो सकता है कि इसको मिल जाए सीट जो कि ज़्यादा, इसको कम मिल जाए, इसको जो कि इससे भी कम मिल जाए। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ये भी चीज़ है कि इंडिया में ये जो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मान लीजिए राजस्थान में जयपुर है, ठीक है, जयपुर की जो असेंबली सीट है, इसमें वोटिंग जो पड़ती है, मान लीजिए कि 100 वोट थे और इसमें से 60 वोट पड़े, और इसमें से 60 वोट में से 40 मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए 35 बीजेपी को मिलती है, ठीक है, और उसके बाद जो कि 34, और तब भी तो ज़्यादा हो जाएगा 60 से, हम 30 पे लेते हैं, ठीक है, 30 सीट मान लीजिए, 30 वोट जो है कि बीजेपी को मिलती है, ठीक है, और 29% जो है कि कांग्रेस को मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो जीतेगा कौन, बीजेपी का ही जो कि कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 30% वोट पाया टोटल जो वोटिंग वैलिड हुई है। इस चीज़ को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब आगे क्या है कि बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं लक्ष्मीकांत यहाँ पे देख सकते हो दिया है, लेकिन हम अभी इसको नहीं ओपन कर रहे हैं। लेकिन हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि हम कैसे आगे इसको एनालिसिस करेंगे असेंबली को लेकर के। पहली बार देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव ऑक्यूपाई परमानेंट, फ्री, ठीक है, परमानेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वैसे ये भी होती है। ये आर्टिकल आपका 168 से लेकर के 212 तक, मतलब 168, 168 से लेकर के आपका 212 तक है। पार्ट 6 में जो है कि संविधान में ये दिया गया है कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें होंगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जनरली देखिए जो हम पार्लियामेंट की बात करते हैं सेंटर की, तो उसमें 2 हाउस होते हैं, बट जो असेंबली की बात करते हैं तो 28 मान लीजिए, जैसे वो हैं 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे, कुछ मतलब 6, यहाँ पे देख सकते हो ओनली 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउस है, 2 हाउस है। 2 हाउस का मतलब ये हो गया यहाँ पे, एक तरफ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो को मिलाकर के असेंबली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जैसे पार्लियामेंट जो संसद होती है, एक लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होती है, प्लस प्रेसिडेंट को लेकर के बनती है। वैसे ही 6 ऐसे स्टेट्स हैं, उनके 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरल हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बाई कैमरल मीन्स दैट 2 हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस। कौन से 6 स्टेट्स हैं उनका नाम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, मैंने अभी भी बोला था, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका। अब कैसे इसको याद करना, एक दो आप स्टेट ले लिए नॉर्थ इंडिया का, उत्तर प्रदेश, बिहार, 2 हो गया, बचे कितने, 4। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये छोटा बड़ा भाई है, इनको ले लीजिए,
4 हो गए। अब कर्नाटका और महाराष्ट्र जो ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे जो कि आपका लगे होते हैं। तो आप कहने का मतलब है 4 साउथ इंडियन स्टेट्स ले लीजिए, ठीक है, 2 जो है कि नॉर्थ इंडिया के ले लीजिए, तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आप करते हैं। लेकिन ये भी चीज है कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी 2 हाउस थे, बट जब अब्रोगेट कर दिया गया, रीऑर्गेनाइज या फिर से जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर जो है कि केवल एक हाउस बन करके असेंबली रह गई है, अब 2 हाउस नहीं है। अभी बात चल रही है कि इसको रिस्टोर किया जाए एज ए स्टेट्स के रूप में, बट आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हो। अब कंपोजिशन की बात करा जाए कि रियल में क्या है, कंपोजिशन कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ फिक्स किया गया 500 और मिनिमम, बट कि 60 से कम नहीं होता। हालांकि कुछ केसेस में 60 से कम भी हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर है, उनमें 40 है, 50 है, 30 है, 20 है, उनमें भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 60 तो मिनिमम होने, बट कुछ केसेस में 60 से भी कम होते हैं, इसमें नहीं उतना होना चाहिए। दूसरी चीज, जो इसमें आते हैं, जो मेंबर्स आते हैं, कुछ जो कि इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को जो राष्ट्रपति होते हैं, ये जो है कि उनको नॉमिनेट करते हैं कुछ आधारभूत संरचना के, आधारभूत जो है कि बेसिस पे, जैसे सोशल वेलफेयर, आर्ट एंड कल्चर, या फिर जो लिटरेचर या वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का बनाया गया था। स्पोर्ट्स में तो उसको एज ए आर्ट के रूप में देखा है। एमसी मेरी कॉम को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो उसको एज ए आर्ट के रूप में किया गया। फिर से टेरिटोरियल, जो मतलब आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसको करके। फिर अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस कहाँ पे है, फोकस ये है कि जो बड़ा ही डायनामिक है उसको बहुत कम लोग टच करते हैं। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, हर टीचर जो कि इसको टच कर लेगा, लेकिन बट जो मैं बताने वाला हूँ उसको लेकर के आप अलर्ट रहिएगा। कंपोजिशन क्या होगा काउंसिल का, कंपोजिशन अगर देखा जाए तो आप देखिए कि 1/3 होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली का। मान लीजिए कि अगर 100 असेंबली की सीट है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी उसकी जो है कि आपका 33 होना चाहिए, या 34 से जो है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 लोग हैं तो 33 34 ही होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद मैनर ऑफ द इलेक्शन की अगर बात किया जाए, किस हिसाब से इनका इलेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन में होता है। असेंबली जो होती है, काउंसिल होती है, उसका अलग होता है, और असेंबली होती है तो इसका डायरेक्ट वोटिंग किया जाता है। जैसे विधायक को आपको चुनना है, ठीक है, आप डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। जो आपका संसद होता है, उसको भी सांसद जो होता है उसको भी आप डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। अब आके आकर के हम बात करते हैं ड्यूरेशन असेंबली। जनरली देखिए 5 साल का होता है, जैसे असेंबली का, जैसे लोकसभा का होता है वैसे जो है कि असेंबली का भी होता है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल की हम बात करेंगे तो ये परमानेंट हाउस होती है, इसको डिजोल्व किया जा सकता, मतलब खत्म किया जा सकता है, बट डिजोल्व नहीं किया जा सकता। ये असेंबली का एक अलग है सिस्टम। यहाँ पे देखिए अब डिस्क्वालीफाई द लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया जाए। अब देखिए यहीं पे अब थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होगा। पहले तो हमने क्या कहा, पहले हमने कहा जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमएलएज होते हैं, इनका क्वालिफिकेशन हम जनरली डिसक्वालिफिकेशन पे जाकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि डिसक्वालिफिकेशन होता है, एक होता है वैकेंट, वैकेंट सीट, वैकेंट ऑफ द सीट, सीट का खाली होना, और अयोग्य होना, और योग्य, अयोग्य, और ये है कि पद का खाली होना। ये 2 वर्ड है, ठीक है। ये डिस्क्वालीफाई करने का मतलब ये हो गया कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ठीक है, कुछ पे। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत बोला गया है। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार। वैकेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस है। पहला तो डिस्क्वालीफाई ही हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन को ही ले लेंगे। दूसरा रेजिग्नेशन दे दे, तीसरा उनको हटा दिया जाए स्पीकर के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, पहली बार डिस्क्वाल या फिर जो क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें, क्वालिफिकेशन देखिए जनरली क्या होता है कि आप सिटीजन से रहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल सा इंडिया में ये बोला जाता है जितनी लंबी बड़ी पोस्ट होती है उतनी कम योग्यता होती है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, कर लीजिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट बनना है, आपको पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, केवल आप भारत का नागरिक हो।
ठीक है। लेकिन वही एक प्राइमरी का टीचर बनना है आपको, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, सुपर टेट, दुनिया भर का डिग्री की जरूरत होती है। बट आईएएस बनना चाहते हैं, ग्रेजुएट होकर के आप आईएएस बन सकते हो। लेकिन जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैं पहले ले चल रहा हूँ वहाँ पे बताने के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, वैकेंट ऑफ द सीट एंड ओथ अफर्मेशन, वैकेंट ऑफ द सीट। अब देखिए, अब यहाँ पे अलर्ट होइएगा क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। क्यों? क्योंकि अब ये जो है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दूसरी ये भी चीज है, कुछ भारत सरकार के मंत्री भी थे, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन एज ए मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दिया। अब यहाँ पे फिर समझिए जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाले होते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, मतलब आपका एज ए मिनिस्टर, ठीक है, और एज ए एमपीज या एमएलए या फिर एमएलसी। एज ए मिनिस्टर के रूप में अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अगर वो, लेकिन ये भी है ना, मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अगर ये स्टेट्स के हैं, स्टेट में जो मिनिस्टर हैं किसी राज्य के, तो ये किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं उनको देंगे। दूसरी चीज, जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के रूप में दे दिए, लेकिन बट ये एमपी एमएलए तो हैं ही, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर ये कोई एमपी एमएलए एज के रूप में अगर देना चाहते हैं, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ऑफिसर को देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोकसभा में हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, तो ये आप स्पीकर को देंगे, स्पीकर को देंगे। लेकिन आप राज्यसभा में हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, तो आप चेयरपर्सन को देंगे, चेयरमैन को देंगे, राइट। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने दो वर्ड यूज किया ना, कुछ बीजेपी के जो मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट को दिया। लेकिन अभी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो एज ये एमपी अपना रेजिग्नेशन दिया, तो ये जो कि स्पीकर को दिया है, स्पीकर को दिया है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या वो इलेक्शन लड़े थे? जैसे मान लीजिए कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोकसभा का है, अगर ये चाहे तो राज्यसभा में भी एमपी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसको रेजिग्नेशन यहाँ से देना पड़ेगा इलेक्ट होने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि ये रेजिग्नेशन नहीं देता है, तब भी तो ये कुछ कंडीशंस है कि आप उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे या कैसे डिस्क्वाली। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई मिनिस्टर है, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? ऑप्शन दे दिया जाए, ए यूनियन का है तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को दे सकता है, बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को, और डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो जब ये ऑप्शन आएगा ना, तो इसमें एज ए मिनिस्टर के रूप में पूछ रहा है, तो ये किसको देगा रेजिग्नेशन? ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट या गवर्नर को देगा राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, और सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में जो कि प्रेसिडेंट को देगा। अब यहीं पे एज ये एमपी के रूप में अगर बोला जाए किसको रेजिग्नेशन देगा या फिर एमएलए को, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। बात समझ गया? तो इस चीज को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए,
एक सेकेंड थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे देखिए डबल मेंबरशिप, दूसरी ये भी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर हो जाइए, तब भी आपको रेजिग्नेशन एक समय में आप एक ही हाउस के मेंबर रह सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें कुछ छेड़खानी किए तो आपकी वैधता चली जाती है, अगर डबल मेंबरशिप हो जाती है। दूसरी, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द, जो कि आप ये करके क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, और आप रेजिग्नेशन दे सकते हो एज ए एमपी। लेकिन अगर मिनिस्टर हैं तो आप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। अब इसके बाद ये भी है, अगर आप 60 दिन तक, यहाँ पे देखिए 60 दिन तक बिना कोई इंफॉर्मेशन के हाउस में नहीं आते, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद अदर केसेस क्या है, जैसे मान लीजिए कोर्ट आपको जो है कि कह दे कि जो आपका इलेक्शन है वो सही से नहीं हुआ, उसमें घपला हुआ, उसको एक्सपील बाई हाउस और इलेक्टेड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या किसी को अपॉइंटेड बाई ऑफिसर ऑफ द गवर्नर। तो ये कुछ कंडीशन टर्म्स हैं जिसके आधार पे आप एक कह सकते हो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या क्या था हमने जैसे डिस्कस किया, ठीक है, रेजिग्नेशन और एज ए एमपी, एज ए मिनिस्टर के रूप में। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस चीज को रिकॉग्नाइज किए होंगे, समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं अलग से फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जिसको मैंने बताना चाहता था कि रेजिग्नेशन, जनरली रेजिग्नेशन के ही रूप में मैं देखना चाहता था कि आज क्योंकि न्यूज में है रेजिग्नेशन को लेकर के, ठीक है, वो एज ए मिनिस्टर, वो एज ए एमपी अपना रेजिग्नेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन।